कॉरिडोर का टेस्ट नंबर 1 जो कि पॉलिटी का था, उसका क्वेश्चन नंबर 51। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अब इसको हम लोग कैच करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया विथ इंडिया। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुई थी 1947 में, तो उसके पहले, जस्ट पहले, मतलब डिवाइड होने के पहले, मान लीजिए कि इंडिया जो थी, पॉलिटिकल यूनिट कैसे थे, पॉलिटिकल, टेरिटोरियल की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल यूनिट दो तरह के थे। एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब जो आप प्रांत समझते हो ना, स्टेट, उसी तरह से ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, राइट। और दूसरा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स की एक अजीब सी कहानी थी। उनका रूलर तो देखिए इंडियन होता था, वो इंडिपेंडेंट होता था, रूलर होता था, लेकिन वो अपना राजा रानी अपने ऊपर पैरामाउंटसी जो होती है, पैरामाउंटसी जो होती है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता था वो भी, मतलब वहाँ के राजा रानी के अंदर पैरामाउंटसी है, ये तो करना पड़ेगा। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते थे। तो ये दोनों का फर्क था। तो जब इंडिया का डिवीजन हुआ, तो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस तो सीधे इंडिया और पाकिस्तान में आएंगे, जो भी जिसकी टेरिटरी में जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 तरह के ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1, चाहे तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो। ऑप्शन नंबर 2, चाहे तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। ऑप्शन नंबर 3, चाहे तो आप आज से इंडिपेंडेंट हो जाओ। बड़ी बात बोल दी। तो किसी न किसी तरह से पटेल ने सारे को तो मना लिया। तो इंडियन टेरिटरी जो थी, इंडिया जो बनने वाला था, उसमें टोटल आपके प्रोविंसेस थे ज्योग्राफिकल एरिया में 552। इसमें से सारे ने ज्वाइन कर लिया 549 ने। 3 जो लोग थे उनको लगा कि हम तो इंडिपेंडेंट होंगे। 3 बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होंगे। यही 3 के बारे में क्वेश्चन है कि वो बाद में इंडिया में आए, लेकिन कैसे आए। एक तो कश्मीर, महाराजा हरि सिंह के अंदर, है ना। हरि सिंह कैसे आया? जब पाकिस्तान उधर से हमला कर देता है, तो बाद में वो नेहरू की मदद लेते हैं और नेहरू बोलते हैं कि आप इंडिया में मिल जाए तो हम आपको बचाएंगे। तो उसी टाइम पे आपका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। ट्राइबल मूवमेंट करा के पाकिस्तानी आर्मी घुस गई थी, तो वो हरि सिंह संभाल नहीं पाए। तो ये आए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, एक पेपर लिखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसी के बाद सारे जो आप देख रहे हो आर्टिकल 370 वगैरह जो अभी दबाया गया उसको, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके कश्मीर आया। व्हाट अबाउट जूनागढ़? जूनागढ़ पे जो रूल कर रहा था रूलर, वो मुस्लिम रूलर था और पॉपुलेशन थी हिंदू पॉपुलेशन। तो जूनागढ़ का रूलर बोलता है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम पाकिस्तान जाएंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिया परेशान होगी कि भाई ये पूरे हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में है, यहाँ पे आपका ये अहमदाबाद के पास है, मतलब अहमदाबाद मत बोलिए, गुजरात बोल दीजिए, और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान जाएंगे तो क्या करें। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से तो कश्मीर आ गया, ये बात सही, कश्मीर वाज इंटीग्रेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़ कैसे आया था? जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम कराया था, पब्लिक ने वोटिंग की। अब रेफरेंडम का कैसे कैसे रिजल्ट आया वगैरह बीबीसी पे वीडियो देख लीजिएगा। पब्लिक ने वोटिंग की और पब्लिक ने, चूंकि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो सपोर्ट किया इंडिया में आने का। तो ये जो स्टेटमेंट है ना जूनागढ़, वो रिवर्स किया हुआ। जूनागढ़ केम बाय रेफरेंडम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पुलिस एक्शन से नहीं। अब हैदराबाद कैसा है? हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बोलता है कि नहीं, भले मैं इंडिया के मैप में यहाँ पे नीचे आता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊँगा, इसको पाकिस्तान में मिलाऊंगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट करूंगा। बड़ी परेशानी होगी। तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी मूवमेंट किया और निज़ाम की जो फोर्सेस थी उनका सामना किया। बहुत लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोग उसमें मारे वारे भी गए। अंत में पटेल जो है भेजते हैं यहाँ से, इंडियन आर्मी का एक्शन होता है और सीधे सीधे पुलिस एक्शन कराते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कराती है और वहाँ से निज़ाम को हटाती है और हम ले लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट रिवर्स की हुई है। दैट मीन्स कि सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। हैदराबाद पुलिस एक्शन से आया था, जूनागढ़ रेफरेंडम से आया था। तो ओनली स्टेटमेंट 1 सही है। इसलिए ही 51 का जो आंसर होगा आपका 51 का ए हो जाएगा, क्योंकि ओनली 1 सही है। व्हाट अबाउट 52? 52 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिक्किम वाज इंडियन प्रिंसली स्टेट टिल 1947। अच्छा, देखेंगे है कि नहीं है। सिक्किम नेवर बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। देखेंगे, सिक्किम नेवर बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 एफ डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। इतनी सारी बातें ये सिक्किम के बारे में सही है कि नहीं है, ये देखना है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें कुछ स्टेटमेंट सही है, कुछ स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन से सही है, नहीं है। तो इसके लिए सिक्किम की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। देखिए, 1947 आज़ादी मिली। आज़ादी के पहले की बात करें, उसके पहले की बात करें अगर, तो सिक्किम वाज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट। ये बात सही है, वो इंडियन प्रिंसली स्टेट ही था सिक्किम। सिक्किम आज़ादी के पहले क्या था? प्रिंसली स्टेट था, इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और इसके रूलर को हम लोग बोलते हैं चोगयाल डायनेस्टी। चोगयाल डायनेस्टी रूल करती थी, इंडियन प्रिंसली स्टेट था आज़ादी के पहले।
सिक्किम इंडिपेंडेंट नहीं होता, जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स हो जाती, बताते हैं ना 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स हो जाती। लैप्स मतलब अब खत्म, आपको चाहे तो इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहो। उस मोमेंट पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। सिक्किम 1947 के बाद चोग्याल डायनेस्टी के अंदर जो था वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता। प्रोटेक्टोरेट मतलब कि हम आपकी प्रोटेक्शन देखेंगे, इंटरनल अफेयर्स आप कुछ भी करो, एक्सटर्नल वगैरह हम देखेंगे, तो सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। एक अलग तरह की कंडीशन है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो वहाँ पे प्रोटेक्टोरेट बनाया सिक्किम को, तो उसका डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन ये सारी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी, इसीलिए इसको प्रोटेक्टोरेट बोलते थे। फिर क्या होता है 1974 में जब इंदिरा गांधी रूल कर रही थी आपके कंट्री में, जब प्राइम मिनिस्टर थी, सिक्किम की जनता बोलती कि हमें चोग्याल डायनेस्टी पसंद नहीं, हम तो इंडिया में मिलेंगे। सिक्किम की जनता बोलती है और विद्रोह हो जाता है। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि सिक्किम को मिला लेती हैं। उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 का। अभी तक ऐसा कोई स्टेटहुड नहीं था, एक नया तरह का स्टेटहुड यहाँ पे इंदिरा गांधी इस अमेंडमेंट से पैदा करती हैं कि इस तरह का एक नया तरह का स्टेट है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेटहुड को, नए तरह के स्टेटहुड को बोलती हैं वो एसोसिएट स्टेट। ना पूरा स्टेट ना आधा स्टेट, क्या है ये, एसोसिएट स्टेट। तो ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया, सबसे पहले तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसको एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए इंडियन यूनियन में, उसके लिए आर्टिकल 2A डाला। आर्टिकल 2A डाला। आर्टिकल 2 आपको याद है, आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। और यहीं पे 2A डाल दिया। तो 2 में पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है, एडमिट कर सकता है, तो उसी कैटेगरी में 2A डाल दिया। और वहां पे क्या बोला, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द इंडियन यूनियन। अब ये ऐसा है कि सिक्किम को एसोसिएट तो कर लिया, लेकिन कितने टाइम के लिए, सिक्किम को तो फुल स्टेटहुड भी देनी थी, एसोसिएट कब तक बना के रखेंगे, उस टाइम तो करा लिया थोड़े टाइम के लिए। और उसकी जो एसोसिएट स्टेट के टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सारे आपके 10th शेड्यूल में डाल दिए। यही होता है सब कुछ। फाइनली क्या होता है, इससे वहां की जनता खुश नहीं होती जो विद्रोह करे थे। वो 1975 में सिक्किम में जनता जो है रेफरेंडम कर देती है, जस्ट लाइक जूनागढ़, रेफरेंडम कर देती है जनता। और वो बोलते हैं कि पूरा जो चोग्याल डायनेस्टी है उसको पूरा खत्म करो, है ना, चोग्याल डायनेस्टी को खत्म करो। और बोलते हैं कि आप सीधे सीधे सिक्किम को जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाइए, न कि एसोसिएट, न कि पहले जैसा प्रोटेक्टोरेट, हमें इंटीग्रल पार्ट बनना है। अब क्या करते हैं, 35th में ये डाला था उसको 2A से, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं। ये उसी के एक साल बाद 1975 में ही, एक साल भी नहीं चला ये एक्सपेरिमेंट। और यही अमेंडमेंट से सिक्किम जो है फुल फ्लेज्ड इंडिया का स्टेट बन गया, 22nd स्टेट बना था। चूंकि सिक्किम नया स्टेट था तो उसको अलग से फैसिलिटी चाहिए थी, और आपको पता है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में सारे नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन स्टेट्स हैं, तो सिक्किम को भी वह फैसिलिटी दी गई। और उसी टाइम पे उसी अमेंडमेंट में 36 में 1st और 4th शेड्यूल को चेंज किया गया, है ना, जहाँ पे आपकी टेरिटरी वगैरह होती हैं और सीट वगैरह का जो है, तो 1st एंड 4th शेड्यूल को चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नया आर्टिकल डाला गया 371F। यहाँ देख रहे हैं ना आप, 370 से ही आपके सारे स्पेशल वाले शुरू हो जाते हैं, और 371 में तो सारा स्पेशल वाला ही भरा हुआ। तो 371F डाला गया और सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन डाले गए कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे अच्छे से चला सके। तो लेकिन 36 में ये तो उसको बना दिया फुल स्टेट, और पहले एसोसिएट बनाना था जो बनाया हुआ था 1974 में 35th वाले से 2A में डाल के, तो उसको रिपील भी करना पड़ेगा ना। तो 36 अमेंडमेंट में 2A जो आपको दिखाया था अभी यहाँ पे 2A, उसको रिपील कर दिया गया साथ ही साथ। और जो 10th शेड्यूल डाला था इसके लिए उसको भी रिपील कर दिया गया, 35th कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल इसी के लिए डाला गया था। एनीवे, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, सिक्किम वाज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट टिल 1947। ये बात सही कि नहीं? सही बात है, इंडियन प्रिंसली स्टेट था, राइट। उसके बाद पैरामाउंट से खत्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है। सिक्किम नेवर बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। नहीं भैया, सिक्किम बना इंडिया का प्रोटेक्टोरेट, भाई बना था आज़ादी के बाद, तो प्रोटेक्टोरेट ही रहा ना। 1947 से लेके इसको रिवर्स कर दीजिए 1974, देखिए डिजिट रिवर्स, इस टाइम तक इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सारा कुछ आप देख रहे थे, कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिक्किम नेवर बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं, एक साल के लिए 1974 से 1975 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए आपको अमेंडमेंट कैसे याद रहेंगे अब, 35th, इसमें से 2A डाला था और 10th शेड्यूल डाला था। उसको बाद में रिपील कब किया? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया इंडिया का 22nd, और इसको रिपील कर दिया। तो सिक्किम नेवर बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, एक साल के लिए बना था।
आर्टिकल 371F डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। यस, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट भी बना दिया। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल भी हटा दिया और सिक्किम को क्या बना दिया, फुल फ्लेज स्टेट। साथ ही साथ ये वाला 35th वाला रिपील कर दिया, है ना। रिपील करने के साथ साथ 371F डाला ताकि एक जो है उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स कि इसका आंसर जो होगा 52 का वो 1 और 4 हो जाएगा, राइट। ए। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले ये समझिए कि जब इंडिया आज़ाद हुई थी 1947 में तो सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह आए, जो भी जितना भी टेरिटरी था, पॉलिटिकल यूनियन था। तो जो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो लेके 1950 की अगर बात करें तो 1950 में क्या स्टेटस था इंडियन टेरिटरी का। इंडिया में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो आया उसके हिसाब से इंडिया में 4 तरह के जो टेरिटरीज बनाई गए। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। तो एक बना पार्ट ए, एक बना पार्ट ए, एक बना पार्ट बी, समझ गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में फिर आया तो उस टाइम पे इंडिया की पूरी टेरिटरी को 4 तरह पे डिवाइड किया गया था, 4 तरह से, 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। क्या क्या था पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट डी में? देखिए पार्ट ए में क्या था। पार्ट ए जो था उसमें आपके टोटल 29 थे स्टेट्स, नहीं सॉरी, टोटल 29 हुए। टोटल जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में मिला के टेरिटरीज हुई वो टोटल कितनी हुई, 29 हुई। पार्ट ए में सिंपली 9 वैसी टेरिटरी थी जो आज़ादी के पहले गवर्नर के प्रोविंसेस थे, जहाँ पे गवर्नर थे, है ना। ब्रिटिश टाइम पे जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे, ऐसे 9 प्रोविंसेस पार्ट ए में डाले गए। तो पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में भी 9 थे नंबर में टेरिटरीज। पार्ट बी कंसिस्टेड ऑफ 9 erstwhile प्रिंसली स्टेट्स। सब मिला जुला के प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे पहले 550 वगैरह जो आप सुन रहे हैं सबको जोड़ दिया गया और 9 प्रिंसली स्टेट्स में मिला जुला के बनाए गए। ये प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर थे, जहाँ पे सदन था, लेजिस्लेचर। पार्ट सी में कितनी टेरिटरीज थी, पार्ट सी में 10 टेरिटरीज थी। और इसमें क्या क्या था, पार्ट सी कंसिस्टेड ऑफ, नहीं बोलते, कंसिस्टेड चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हो गया चीफ कमिश्नर का, जैसे यूनियन टेरिटरी में होता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स यहाँ भी डाल दिए थे। तो ऐसी टेरिटरी पार्ट सी में आपकी 10 थी। तो आप अभी तक जोड़िए कितना हो गया, 9 दूना 18, 10 28 हो गया टोटल। और मैंने आपको बोला कि टोटल 29 थे ऐसी टेरिटरीज। तो एक क्या बच गया, पार्ट ए डी में बस एक टेरिटरी, और वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार की जितनी टेरिटरीज थी अंडमान एंड निकोबार की, वो डाल दी गई पार्ट डी में। ऐसे करके जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवीजन किया गया था। बाद में धीरे धीरे डिमांड होने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए। तो सबसे पहले बनाई गई धार कमीशन। धार कमीशन बनाई गई थी कब, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धार कमीशन को पहले ही बनाया था। तो उन्होंने बोला कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन होना चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए। लेकिन डिमांड बढ़ती रही। धार कमीशन बना जून 1948 में। उसके तुरंत बाद दिसंबर 1948 में एक नई कमीशन बन गई, इसको बोलते जेवीपी कमेटी। क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसकी रिपोर्ट आई 1949 में। तो क्या बोला इसकी रिपोर्ट में, 1949 में बोला तो इन्होंने भी जो लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के, जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो इंडिया पूरी बट जाएगी, लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपके जो 1953 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए डिमांड हो गया कि हमें मद्रास से अलग होना। पहले पता है ना आपको, मद्रास के अंदर आपके तमिल लोग भी और तेलुगु लोग भी। तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तमिल तेलुगु बोल रहे थे कि हमारा आंध्र प्रदेश बनाया जाए 1953 में। तो पोट्टी श्रीरामालू, उन्होंने ऐसा फास्ट किया कि उनकी डेथ हो गई डिमांड में। तो डेथ हो गई तो बहुत हंगामा हो गया। तो उसी टाइम पे क्या कर दिया गया, उसी टाइम पे तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से बनाया गया, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश। 1953 में अब जैसे आंध्र प्रदेश बन गया तो और डिमांड आने लगी कि आप जो और लैंग्वेज के बेसिस पे बनाइए। तो फिर आई फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन का वो अपॉइंट 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। फजल अली इसके चीफ थे, लेकिन इसमें टोटल 3 मेंबर थे। अदर मेंबर इसके KM पानीकर और HN कुंजरू थे। इसकी रिपोर्ट आई 1955 में।
और यहाँ पे चूंकि अब एक आंध्र प्रदेश तो बन चुका था, तो इन्होंने लैंग्वेज बेसिस को बोला कि चलो ठीक है चलेगा, लेकिन वन लैंग्वेज बराबर वन स्टेट नहीं, फिर तो भोजपुरी का अलग, मगही का अलग, मैथिली का अलग। ये नहीं बोला कि वन लैंग्वेज बराबर वन स्टेट, मतलब एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी कुछ, जैसे तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु, केरल, मलयालम बोलने वालों के लिए केरल, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, इस तरह की सारी बातें तो चलिए एक्सेप्ट कर ली। और उसी कमीशन ने बोला कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ABCD, उसको खत्म कर दीजिए। दैट मीन्स कि ऑल द स्टेट्स वेर क्लासिफाइड इनटू टोटल 5 ग्रुप्स, नो 4 ग्रुप्स, ये रॉन्ग है। ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज अबॉलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ धार कमीशन, नहीं भाई, धार कमीशन ने तो बोला कि नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। उसके बाद भी JBP कमेटी है, उसने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ऑलरेडी आंध्र प्रदेश बन चुका था, तो धार कमीशन के बेसिस पे नहीं, ये आपके फजल अली कमीशन पे आता है, जिसमें कि और HM कुंजरू थे और साथ ही साथ KM पानिक्कर थे, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो D हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है, नया स्टेट बनाया जाता है, किसी का नया स्टेट का फॉर्मेशन करना है किसी को काट छाट के, तो फिर कैसे बिल कैसे आता है। देखिए ये सारी बातें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 में आपको मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 3 में, चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इसका हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। मतलब किसी स्टेट का फॉर्मेशन नया करना है, किसी से बना के एरिया अल्टर करना है, उसका बाउंड्री अल्टर करना है। जैसे बाउंड्री तो आप चेंज करोगे तो एरिया चेंज हो जरूरी नहीं है ना, एरिया हो सकता है उतना ही रहे, तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट दिया। या फिर मान लीजिए उसका नेम चेंज करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट से काट छाट के मतलब नेम चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए आर्टिकल 3 यूज होता है। इसमें ए में क्या लिखा हुआ है, इसका क्लॉज है ना, तो इसका क्लॉज ए में लिखा हुआ फॉर्म में न्यू स्टेट्स। अच्छा कैसे बनता है, सबसे पहले पार्लियामेंट में बाई लॉ, मतलब पार्लियामेंट बिल लाएगा फिर वो एक्ट बनेगा, उससे होता है। पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अदर स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, सबको आप मिला जुला के यूनियन टेरिटरी से मिक्स कर लो, किसी तरह से आप काट छाट के जैसे बनाना है वैसे बनाओ। या किसी का मान लीजिए कि बी में ये लिखा हुआ है कि एरिया बढ़ाना है, सी में लिखा हुआ है कि किसी स्टेट का एरिया कम करना है, डी में लिखा हुआ है कि उसका जो बाउंड्री है वो अल्टर करना है, बाउंड्री है ना, ई में क्या लिखा हुआ है उसका नेम चेंज करना है। ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 3 में कवर होती हैं, तो ये पार्लियामेंट करता है, बट उसके कुछ आगे प्रोविजन दिए हुए हैं कि ऐसा जो भी बिल आएगा आर्टिकल 3 से काम करने के लिए, नया स्टेट नेम चेंज करने के लिए, तो आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन सच ए बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। आप किसी हाउस में प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरी बात कि साथ ही साथ प्रेसिडेंट को यह करना होगा कि प्रेसिडेंट की मंजूरी से, रिकमेंडेशन से बिल आया, वो बिल को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो भी स्टेट अफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए कि बिहार से काट के झारखंड बना रहे हैं, तो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को भेजा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं। और उसको बोला जाता है कि हमने ये बिल बनाया है, बिहार से झारखंड बना रहे, आपका क्या कहना है। नाउ कितने टाइम में उनको व्यूज देना है वो प्रेसिडेंट लिख के देंगे, बताएंगे उसी बिल के साथ। दूसरी बात कि वो स्टेट अपना जो रिकमेंडेशन देगा कि बनाना है नहीं बनाना है, मान लीजिए तो रिजोल्यूशन होगा, कुछ भी करेगा उस पर वोटिंग करेगा, स्टेट अपना जो है सहमति देगा नहीं देगा, तो उस सहमति से वो बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट। स्टेट अपनी व्यूज एक्सप्रेस करेगा लेकिन बाउंड नहीं है कि वही करना है। मान लीजिए बिहार ने बोला कि नहीं हम झारखंड नहीं बना देना है, नहीं, बस एक बार रेफर कर दिया, काम हो गया। बिहार कुछ भी बोले वो झारखंड बना सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में बिल लाके। तो एक्चुअली पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, क्योंकि फाइनली बिल तो देखिए पार्लियामेंट लाएगा, प्रेसिडेंट बस उसको रेफर कर रहे हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए कि हमने एक स्टेट को रेफर किया, फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाना था, तो यूपी के लेजिस्लेचर को भेजा। तो जब ओरिजिनल बिल भेजा गया था, तो ओरिजिनल बिल में ये बोला गया था कि जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार का एक बड़ा एरिया, दैट मीन्स कि हरिद्वार हेडक्वार्टर तो उत्तराखंड को दे देंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हरिद्वार का वो उत्तर प्रदेश में रहेगा, ये बोला गया था। बाद में पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर देती है, स्टेट से रिकमेंडेशन लेके बाद में अमेंडमेंट कर देती है और बोलती है कि नहीं, पूरा का पूरा जो हरिद्वार जिला है, नॉट ओनली द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सारा का सारा उत्तराखंड में दे दिया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट हुआ, और हमने ओपिनियन दिया था किसी और चीज़ पे, हमने बोला था वहाँ पे कि हरिद्वार को हम पूरा उत्तराखंड में नहीं देंगे, वो उसके लिए हमने लेजिस्लेचर से पूछ लिया स्टेट से, बट नाउ वी अमेंडेड इट। तो लेजिस्लेचर ने तो ओरिजिनल बिल पे अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो क्या ऐसा अमेंडमेंट हो जाए तो प्रेसिडेंट को फिर से रेफर करना पड़ेगा क्या स्टेट लेजिस्लेचर को, देखिए हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार जजमेंट दिया
एक तो जब आपको पता है कि जब गुजरात बनाया जाना था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तो पहले ये डिसाइड किया गया था कि बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी बना देंगे। बाद में बिल में चेंज कर दिया गया और बॉम्बे को महाराष्ट्र में दे दिया गया। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसके लिए भी प्रेसिडेंट ने रेफर नहीं किया था लेजिस्लेचर को फिर से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो नीड, यू आर राइट। सेम जो हरिद्वार वाला इशू हुआ तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो नीड। तो आप बाद में अमेंडमेंट करें तो रेफर करने की नीड नहीं है, विच इज काइंड ऑफ रॉन्ग, क्योंकि यू टुक एन ओपिनियन ऑन समथिंग एल्स। बट देन प्रेसिडेंट इज आई मीन पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, सो कोई मतलब भी नहीं बनता। Which of the following statement is not correct regarding the formation of new states under Article 3? Bill for this purpose can be introduced after the recommendation of the president. Yes, president की recommendation होगी, पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट उस बिल को उस कंसर्न्ड स्टेट में भेजेंगे जो अफेक्ट हो रहा है। प्रेसिडेंट रेफर सच ए बिल टू द अफेक्टेड स्टेट्स गवर्नर, नहीं गवर्नर को नहीं, प्रेसिडेंट उसको स्टेट के लेजिस्लेचर को भेजते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है, दैट मीन्स कि आपका आंसर है। बाकी क्या है, फ्रेश रेफरेंसेस टू द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम एन अमेंडमेंट इन द ओरिजिनल बिल इज मूव्ड। यस, नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने उत्तराखंड का केस सुना, हरिद्वार को पूरा दे दिया उत्तराखंड में, फ्रेश अमेंडमेंट नहीं, फ्रेश अमेंडमेंट को वहां पे रेफर नहीं किया। बॉम्बे को देखिए महाराष्ट्र को दे दिया, पहले यूनियन टेरिटरी बोले था तो उसको फिर रेफर नहीं किया। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट। यस, पार्लियामेंट स्टेट कुछ भी बोले बाउंड नहीं है। तो इसका आंसर 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर बी हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। 55 आउट ऑफ द मैक्सिमम 552 सीट्स इन लोकसभा। अब देखिए आप इस पे बहस मत करिएगा, ये दो एंग्लो इंडियन की खत्म हो गई हैं तो ये अब 550 हो गया है, बट ठीक है उसके पहले का क्वेश्चन ठीक, तो 550 मानिए चलिए आप। आउट ऑफ द मैक्सिमम 550 सीट्स इन द लोकसभा देयर आर 545 टोटल मेंबर्स। आपकी मैक्सिमम जो होती है उतने कभी मेंबर जाएं वो जरूरी नहीं है, आपके अभी जो चल रहा है 545, राइट, 545 मेंबर्स मान लीजिए कि हैं। अब मान लीजिए कि कोई वोटिंग हो रही है और आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, और जब वोटिंग हो रही थी उस दिन बस 275 मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने वोट चाहिए 275 में। अब यहाँ पे ये आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट है। आर्टिकल 368 में आपके दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं। एक तो हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं 3 तरीके से। एक तो सिंपल मेजोरिटी से आप बहुत कुछ प्रोविजन जो है आप अमेंड कर सकते हैं, नॉट एन इशू, आप लक्ष्मीकांत में लिस्ट देखिएगा। दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से, या दूसरा कहिए कि आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 से जो अमेंडमेंट करते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा होता है साथ ही साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनके हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट से रिजोल्यूशन पास, मतलब कि मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जो कि फेडरल फीचर को कंसर्न करता है, जैसे राज्यसभा की है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ऐसे कई चीज़ों को जो अफेक्ट करता है। तो आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट करते हैं उसके दो टाइप होते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया जिसमें कि हाफ ऑफ द स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, जो आपके आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी में, तो उसमें क्या करते हैं, एक तो कि टोटल मेंबरशिप जिस टाइम पे उतनी है हाउस की, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे टोटल मेंबरशिप कितनी है 545, टोटल मेंबर्स तो यही है, मैक्सिमम सीट है 550 या 552, लेकिन टोटल मेंबरशिप जो है अभी वो 545 है, तो इसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब मेजॉरिटी होनी चाहिए तो मतलब है कि हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। जब आप इसका हाफ निकालेंगे तो कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2 करके देखिए, 272.5 आ रहा, तो ऑब्वियसली इसको राउंड ऑफ करेंगे, इंसान है भाई, वोट देगा आधा कैसे, तो आपको 273 चाहिए, है ना। साथ ही साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 275 ही प्रेजेंट है, इसका 2/3 चाहिए, तो इसका 2/3 आप निकालेंगे तो एक छोटा नंबर आएगा, समथिंग अराउंड ये 180 अराउंड आएगा। तो अब देखिए 180 तो चाहिए मिनिमम, क्यों, क्योंकि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें 2/3 चाहिए, लेकिन ओवरऑल मेंबरशिप में भी चाहिए मेजॉरिटी, हाफ कम से कम चाहिए, हाफ से ज़्यादा, तो वहाँ से 273 चाहिए। तो जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा वो बोलोगे ना आप, 180 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी के लिए अपने 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ला, उससे नहीं चलता। ओवरऑल जो मेंबरशिप है हाउस की उसमें भी हाफ होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि 272.5 से आपका ऊपर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 273 होगा। तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप समझ के बात को, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने के लिए आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होती है उसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब हाफ से जो है प्लस होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग है उसमें आपके 2/3 चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, आपका टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 545 ऑब्वियसली, तो उसमें आपको कम से कम 273 यहाँ पे चाहिए।
और 273 है तो 180 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो ही जाएंगी। सो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा 273, मतलब कि 55 का सी हो जाएगा। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 56 में। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। 3 स्टेटमेंट दिए, सही बताने आपको। इफ ए लॉ इज टू बी मेड टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द अमेंडमेंट ऑफ टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज देन ओनली पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक सच लॉ। मतलब कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेज के फंडामेंटल राइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, ऐसा कोई लॉ लेकर आ रहे हैं, तो उसको क्या स्टेट लेजिस्लेचर लगा सकता है? देखिए, तो मतलब दिस इज कॉन्सेप्चुअल ऑल्सो ना, लॉजिकल ऑल्सो, कि आर्म्ड फोर्सेज की अगर बात हो रही है और उनके राइट्स हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं, फंडामेंटल राइट, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट ही करेगा। तो ये तो ऐसे ही सही निकल रहा है। लेकिन आपको तो जानना है आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साफ साफ रीड करता है। उसका टाइटल ही सुनिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। मतलब कि पार्ट 3 में दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट आपको जितने मिले हुए हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्ट करना आर्म फोर्सेज को, तो पावर बस पार्लियामेंट के पास है। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट विल अप्लाई। मतलब कि पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट में जितने आपके राइट्स दिए हुए हैं, पार्लियामेंट कानून बना के डिसाइड करेगा कि आपको उस पर कितनी रिस्ट्रिक्शन लगानी है आर्म फोर्सेज पे और कितना देना है। द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज, द मेंबर्स ऑफ फोर्सेज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और पर्सन एम्प्लॉयड इन, जो आपके वहाँ पे आर्म फोर्सेज में जो पर्सन एम्प्लॉय हैं, नाई है, हलवाई है, जो भी है, पुजारी है, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के लोग होते हैं, जो भी है आपके नारकोटिक्स वगैरह से सारे लोग रिलेटेड जो होते हैं, सबको ही वहाँ पे कवर्ड है। और उनकी अगर राइट्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो आर्टिकल 33 साफ साफ लिखता है कि वो बस पार्लियामेंट के पास है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। ओनली पार्लियामेंट कैन एम्पावर द कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो रिट्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए वो रिट्स के राइट्स किसके पास हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को ये राइट देने हैं कि वो भी रिट इशू कर सके, तो फिर इस चीज की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट कर सकता है। इसके लिए हम सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 32 पढ़ते हैं, जहां से रिट की बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब कि जितने आपके फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ रेमेडी कहां से आती है? सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 से आती है। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटी। सुप्रीम कोर्ट के पास गारंटी है आपको पूरे फंडामेंटल राइट का। अगर आप वायलेशन हो रहा है तो आप रिट का यूज करिए आर्टिकल 32 में और आप जा सकते हैं। The Supreme Court shall have the power to issue directions on writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto, ये सारा mandamus, ये सारा करेगा, है ना? किसके लिए? Enforcement of Part 3 फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन थर्ड जो क्लॉज है आर्टिकल 32 का, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ओनली बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32। विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है ना, उस पे देयर शुड बी नो इम्पैक्ट। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट का छीनना नहीं है, प्रेजुडिस नहीं करना, उसके खिलाफ नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट का रहने दो जितना पावर रहना। विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय द क्लॉज 1 एंड 2, ऊपर के क्लॉज 1 में 2 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट की पावर दी हुई है फंडामेंटल राइट बचाने के लिए। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द सुप्रीम कोर्ट इन द पावर गिवन बाय आर्टिकल 32, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, जितना जुरिस्डिक्शन का एरिया होगा उसी में, ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। मतलब आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट के राइट्स हैं। हाई कोर्ट का 226 है, वो अभी नहीं देख रहा है। लेकिन अगर यहाँ क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का राइट मेंटेन करते हुए या तो सुप्रीम कोर्ट के जितने राइट्स हैं रिट इशू करने के उसके बराबर या उससे थोड़ा कम, चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है, ऑब्वियसली विद इन द जुरिस्डिक्शन, जो उसका टेरिटरी होगा, जो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा उसके अंदर वो भी रिट इशू कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास किया? नो, नहीं किया ये बस, लेकिन राइट पार्लियामेंट के पास है। तो कोई हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं बढ़ा सकती, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बढ़ा सकती और ना उसको कम कर सकती है, ना किसी और कोर्ट को बना सकती है। तो ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड to empower the courts other than High Court and Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights। तो हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी पावर है, ये दोनों के पास रिट इशू करने का है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट का 226 में।
इसके अलावा किसी और कोर्ट को पावर देनी है रेट इशू करने की तो पार्लियामेंट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ टू प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। यस, याद रखिएगा इस बात को कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायोलेशन के लिए अगर कोई पनिशमेंट का प्रोविजन लाना है तो ये राइट्स जो हैं आपके बस और बस पार्लियामेंट के पास हैं। और ये साफ साफ कहाँ पे लिखा हुआ है, आपके आर्टिकल नंबर 35 में। दैट मीन्स कि आपने सिंपली यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल 32, 33, 35 की बात कराई है, तो 35 में साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 35 में कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट के लिए क्या राइट्स रहेंगी और आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास क्या नहीं रहेगा। पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। जैसे मान लीजिए कि रेसिडेंस का कंडीशन बनाना होता है, आपको पहले भी बताया था कि डोमिसाइल के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को अगर देना है रेट इशू करने का राइट, तो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ये बस पार्लियामेंट के पास होता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट का जो एप्लीकेशन है, और ये लक्ष्मीकांत में एक जगह पे दिया हुआ है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो 35 में सब मेंशन किया हुआ है सारा कंडीशन कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या नहीं कर सकती है। और पार्लियामेंट जो है आप ये जान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए अगर डोमिसाइल का कंडीशन डालना है स्टेट में तो वो बस और बस आपकी पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। साथ ही साथ आपका किसी और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अगर रेट की पावर देनी है तो वो बस पार्लियामेंट कर सकता है। और मान लीजिए कि किसी आर्म फोर्सेज पे आपके फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करने, एब्रोगेट करने, तो उसके लिए भी बस पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। साथ ही साथ मान लीजिए कि किसी मार्शल लॉ के दौरान आर्टिकल 34, मतलब सीधे सीधे 32, 33, 34, 35 सब आ गया, तो आर्टिकल 34 में जो आपका मार्शल लॉ लिखा हुआ है तो उसमें इंडेमनिटी होती है ना कि किसी ने किसी की जान भी ले ली अगर किसी ऑफिसर ने या किसी इंसान ने, तो उसको इंडेमनीफाई मतलब सजा मुक्त करने की जो चीज़ होती है लॉ में मेंशन्ड होती है, वो भी पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कहीं भी किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन का अगर कोई ऑफेंस बताया गया तो उसके खिलाफ अगर पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट देनी अगर लॉ बना के तो उसमें बस पार्लियामेंट का चलता है। दैट मीन्स कि जैसे अनटचेबिलिटी है तो इसके खिलाफ पनिशमेंट है, प्रोविजन है, लॉ बनाएगा। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में एक ऑफेंस है तो इसकी कितनी पनिशमेंट होगी ये ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे पूरी कंट्री में। एक और पनिशमेंट एक और चीज़ के लिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये आपके आर्टिकल कितने में, 23 में। इसके खिलाफ भी पनिशमेंट का कोई कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कोई अगर पनिशमेंट का प्रोविजन जैसे अनटचेबिलिटी में है, ट्रैफिकिंग में कोई प्राइवेट इंसान भी करता है तो पनिशमेंट होती है, इसके लिए कानून बस और बस पार्लियामेंट बनाएगा। So that means कि statement only parliament can make a law to prescribe punishment for the offense of untouchability right, in fact trafficking 23 ये भी राइट है, तीनों स्टेटमेंट राइट है, इसीलिए 56 का आंसर जो है डी हो जाएगा 1, 2, 3 क्योंकि सारा करेक्ट है। अब आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 57 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर पैसेज एंड रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स टू बिकम एन एक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, राइट। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो पार्लियामेंट में, देखिए याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा पार्लियामेंट से होता है, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होता। तो पहला जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से की जाती है। ऐसे भी प्रोविजन है जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये अंडर आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि ओवरऑल 2 क्लासिफिकेशन है, एक अंडर आर्टिकल 368 और दूसरा विदाउट आर्टिकल 368। जो विदाउट आर्टिकल 368 है वो सिंपल मेजॉरिटी वाला होता है, और जो आर्टिकल 368 है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन एक होती है जो सिंपली आपके पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगी, मतलब 2/3% वोटिंग और ओवरऑल मेंबरशिप का मेजॉरिटी है ना, सिंपल मेजॉरिटी। एक तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाती है, दूसरे में क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही होती है, साथ ही साथ हाफ ऑफ द इंडिया के जो स्टेट्स हैं ना उनके हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर से कम वहां से पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी से कई चीजें करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से कई चीजें करते हैं, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, जहां पे स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है विद द स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 368 वाला दूसरा टाइप। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं,
देखिए इसमें वो चीज़ें आएंगी जो आपके फेडरल फीचर को प्रभावित करें, क्योंकि स्टेट से मंजूरी चाहिए होती है। तो ऐसे आप क्वेश्चन में मतलब गेस वर्क भी कर सकते हो। तो क्या होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, क्या तरीके होंगे, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसका मैनर ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व हो तो वहां से पूछोगे ना लॉ चेंज करने में, अमेंडमेंट करने में। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो यूनियन का स्टेट होगा कितना होगा, तो भाई आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा ना कि अगर हमको ज़्यादा राइट्स ले रहे हैं तो। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि इनमें दोनों स्टेट और यूनियन दोनों कंसर्न होती हैं। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबका चलता है। 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, 7th शेड्यूल में। इसमें कुछ चेंज करना होगा तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। 5वां, देखिए जीएसटी काउंसिल में भी ये डाल दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ये अभी अभी रिसेंटली किया गया। इसमें भी अगर आपको अमेंडमेंट करना होगा कुछ जीएसटी काउंसिल एक्ट में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई है। इसमें भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जीएसटी टैक्स जो आता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए हो गया ना। उसके अलावा देखिए ये तो रिसेंटली हुआ। बाकी 6, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अच्छा 7th शेड्यूल में किसी भी लिस्ट में अगर चेंज करना होगा तो करना होगा। अच्छा ये सिंपली लेजिस्लेटिव पावर चेंज करने की बात है। 7th शेड्यूल में कोई लिस्ट में चेंज करना होगा तो करना होगा। उसके अलावा 7 में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो स्टेट की सीट वगैरह कितनी होगी, कौन कितना स्टेट रिप्रेजेंटेड होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। सीट तो सारे आपके स्टेट में यूनियन टेरिटरी में ही होते हैं, तो स्टेट से पास कराना पड़ेगा अगर आप रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हो तो। 8, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। आर्टिकल 368 में ही अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको स्टेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यही 368 का यूज करके तो ये सारे आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप 368 में कल को ऐसा चेंज कर दो कि ये सारे अमेंडमेंट यूनियन गवर्नमेंट को दे दो, तब तो गलत हो जाएगा। तो जिस आर्टिकल से ये सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं उस आर्टिकल में अमेंडमेंट भी करना होगा तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। दैट मीन्स कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे ये रेटिफिकेशन वाला, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, सही बात है। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368, सही बात है। सिटीजनशिप एक्विजिशन तो नहीं बोला मैंने, सिटीजनशिप तो यूनियन गवर्नमेंट का काम देखना है, स्टेट गवर्नमेंट देगी क्या सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप है क्या इंडिया में, वो कहाँ पे, यूएसए में है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन कितना कितना कर कितने स्टेट से जाएगा अलग बात है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। वो आपके स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी नहीं होगी उसकी बात हो रही थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करना अलग चीज है। और अगर आपको डिलिमिटेशन की बात करें तो अगर इस पर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है इसके हिसाब से तो आप सिंपल मेजोरिटी से करते हो पार्लियामेंट में, इनफैक्ट सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो 4th नहीं होगा, 3rd नहीं होगा सिटीजनशिप, ओनली 1 and 2, दैट मीन्स कि 57 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं आर्टिकल 368 में, तो बिल जो इंट्रोड्यूस होता है क्या उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, नहीं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल आता है, याद रखिए पहले तो वो बस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, दूसरी बात वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, एनी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी बात उसको कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और मिनिस्टर के अलावा चाहे सरकारी आदमी हो, मतलब सरकार के लोग हों, रूलिंग पार्टी के लोग या नॉन रूलिंग पार्टी के लोग, मिनिस्टर के अलावा जो भी होते हैं वो प्राइवेट मेंबर होते हैं। इनफैक्ट प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हर हाउस में 368 के लिए आपको हर हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। दैट इज टोटल मेंबरशिप जितने भी है उससे पास करना पड़ेगा, टोटल मेंबरशिप से मेजोरिटी होनी पड़ेगी, हाफ से ज़्यादा। साथ ही साथ आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लेकिन हाउस ज्वाइंट सेटिंग नहीं चलता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो बिल के लिए होता है। और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, और हर हाउस उसको सेपरेटली पास करेगा। ज्वाइंट सिटिंग का यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। और अगर कोई फेडरल प्रोविजन को चेंज करना है तो फिर आपको जो है हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लीजिए। उसके बाद बिल जब पास हो जाएगा दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से जब पास हो जाएगा, कहीं भी शुरुआत करिए कोई दिक्कत नहीं, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा,
प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, मस्ट गिव हिज एसेंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट, मतलब कि एसेंट नहीं देंगे। विथहोल्ड मतलब ये तो रोकना नहीं होता, मना करना होता है। विथहोल्ड मतलब याद रख लीजिएगा, दिमाग में लगता है इंसान को कि होल्ड करना होता, नहीं। विथहोल्ड मीन्स रिजेक्शन। ही कैन नॉट रिजेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ही हैज टू गिव द एसेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन, बट पॉकेट वीटो चल सकता है, रोक के रख सकते हैं। तो उसको न रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, आप इस पे फिर से विचार करिए। रिटर्निंग नॉट अलाउड, withholding or rejection not allowed. He can utilize the pocket veto, but he must give his assent to the bill. So bill can be introduced only after the permission from the president. No, not permission, not required. This is not a money bill. Private member can introduce such a bill. Yes, private minister कोई भी. President must give his assent. Yes. तो 2 and 3 का आंसर होगा, तो 58 का आंसर क्या होगा बताइए, डी होगा। चलिए, ये आपको मैंने PT 365 में बेसिक स्ट्रक्चर कराया था, उसी के जो डिबेट बताया था वहां से क्वेश्चन है 59। इसमें बोल रहे हैं कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली वाले बताना है। गोलकनाथ केस, पार्लियामेंट कैन कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इनैक्ट लॉज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नहीं यार, गोलकनाथ में यही तो प्रॉब्लम आ गई थी, इसी से तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई थी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो आपका लॉ है आर्टिकल नंबर 13 में पार्ट 3 में जहाँ के फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेज, रेस्ट्रिक्शन, एब्रोगेशन नहीं कर सकते किसी भी आर्टिकल को इनेबल करने के लिए, डीपीएसपी तो छोड़िए। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट में आप कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन कर ही नहीं सकते, ये बोल दिया गोलकनाथ केस में। तो उसके बाद इंदिरा गांधी परेशान होकर कई सारे अमेंडमेंट लेकर आई और बाद में फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कोई भी अमेंडमेंट करो, ठीक है, लॉ विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 इफ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फाइन, कोई भी अमेंडमेंट करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय मत करना। फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल बट बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के। तो गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट कैन कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, टोटली रॉन्ग, राइट। मिनेर्वा मिल्स केस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द, जब आपका गोलकनाथ का हो गया तो उसमें पार्लियामेंट गोलकनाथ में बोला आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती में बोला कि अमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल राइट आर सुपेरियर टू द डीपीएसपी, एक्सेप्ट उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने जो ये अमेंडमेंट लाया कि 39 बीसीपी अगर कोई डीपीएसपी पे लॉ बनाए तो फंडामेंटल राइट 14 और 19 और 31 के खिलाफ होगा तो भी चलेगा। 31 बाद में डिलीट कर दिया मोरारजी देसाई के टाइम पे, तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं काउंट करेंगे। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के खिलाफ भी अगर कोई फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी अगर कोई डीपीएसपी 39 बीसी को इनेबल करने के लिए बनाया जा रहा है लॉ तो चलेगा। तो ये केशवानंद भारती केस में ये बोला था। बाद में मिनेर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, फंडामेंटल राइट आर सुपेरियर टू डीपीएसपी, बट स्टिल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों की हार्मनी पे चलता है और इन दोनों का हार्मोनाइजेशन भी एक बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसी तरह का स्टेटमेंट दी। तो मिनेर्वा मिल्स केस में सही बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो बड़ी हार्मोनाइजेशन की बात थी, ये मिनेर्वा मिल्स केस 1980 में बोली गई थी। केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, ठीक है। तो मिनेर्वा मिल्स केस में उसी पे व्याख्यान उसी लाइन पे बोला गया कि फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। चंपकन दोराई राजन केस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स, इसको एलिमिनेट करने का तरीका बहुत अच्छा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट में नहीं कहा है कि डीपीएसपी प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट, इट वाज नेवर सेड, ठीक है, नेवर सेड, याद रखिएगा। चंपकन दोराई राजन केस जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था 1951 में। इस टाइम पे तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर देते थे किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और कोर्ट बोलता था चलेगा, है ना। जो आपका शंकरी प्रसाद केस वगैरह था, चंपकन दोराई राजन केस था, तो आप बोला आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आइए, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो लॉ है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंक्लूडेड है। So if you make a law in the nature of the constitutional amendment, that will not be considered against the fundamental rights. तो चंपकन दोराई राजन केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स, नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, बट इन केस इफ यू वांट टू इनेबल any DPSP into your law against the fundamental right, or you want to abrogate the fundamental right, restrict the fundamental right, then just do constitutional amendment act, that will not be included in the
लॉ डेफिनेशन आर्टिकल 13, दैट विल बी फाइन। सो इसके आंसर में जो है 59 के आंसर में बस एक स्टेटमेंट राइट है और वो स्टेटमेंट दूसरा वाला राइट है, गोलकनाथ वाला रॉन्ग है, चंपकन दोराईराजन वाला रॉन्ग है। तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर बी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है हमने रॉन्ग आंसर दिया हुआ की में, तो उसको सुधारिए। 60 कंसिडर द फॉलोइंग लैंडमार्क केसेस। सुनिए लैंडमार्क केस क्या है। केशवानंद भारती केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस, एनजेएसी जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी अरुण जेटली के टाइम पे। तीसरा चंपकन दोराईराजन केस। इसमें यह बताना है कि कौन से वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर का बहाला देके बोल के डॉक्ट्राइन बोल के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अल्ट्रा वायर्स कर दिया गया था, मतलब नल एंड वाइड कर दिया गया था। यहां पे जो हमने आंसर दिया था 60 का, वो आपको दिया था बी, 2 ओनली। दैट वाज ए बिग मिस्टेक। इन केशवानंद भारती केस ओनली आपका जो वहां पे आर्टिकल 31C आया था, उसका जो सेकंड प्रोविजन था जिसमें यह बोला था कि कोई भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं और उसके थ्रू हम किसी डीपीएसपी किसी 39BC डीपीएसपी के लिए कोई लॉ बनाते हैं, तो या 39BC के लिए हम कोई लॉ बनाते हैं, तो अगर वो आर्टिकल 1419 के खिलाफ होगा तो चलेगा। ये आपके प्रोविजन 1 में लिखा हुआ था। दूसरे प्रोविजन में लिखा हुआ था कि और इस बात की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला कि ये वाला जो प्रोविजन है कि इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी अगर आप कोई लॉ बनाओगे डीपीएसपी 39BC पे, इवन इफ इट अगेंस्ट 1419 and you are not giving us the chance of judicial review, that is not allowed. Judicial review is the बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये साफ साफ बोला था केशवानंद भारती केस में। इतना ही नहीं, केशवानंद भारती केस में और भी आपके फंड बेसिक स्ट्रक्चर के और भी कुछ कंपोनेंट्स बताए गए थे। बस इतना ही नहीं, जुडिशियल रिव्यू। सो अल्ट्रा वायर्स लेकिन किया गया था किसी कानून को। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, तो वहां पे जो सेकंड प्रोविजन था जिसमें ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये बोला गया कि 39BC डीपीएसपी पे कोई लॉ बनाएंगे आर्टिकल 1419 के खिलाफ हो, तो इस बात की सुनवाई जो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, दिस इज नॉट अलाउड और उसको नल एंड वाइड कर दिया था दूसरे प्रोविजन को। ठीक है, दूसरे प्रोविजन को बोला कि अब 39BC पे कानून बनाओ, इवन इफ इट इज अगेंस्ट 1419 चलेगा, लेकिन उस बात की जुडिशियल रिव्यू होगी कि ये 1419 के अगेंस्ट है या कुछ और भी है, ये 39BC ही बना रहे हो या कुछ और भी बना रहे हो। तो केशवानंद भारती किस में यूज कर दिया गया था, अल्ट्रा वायर्स कर दिया गया था। सो दिस इज ऑल्सो राइट। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी का जो आपके अरुण जेटली के टाइम पे आया था, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें एक अपॉइंटमेंट कमीशन बना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अभी क्या करते हैं, जजेस खुद ही करते हैं ना। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो आपकी जो जुडिशियरी है उसके फ्रीडम के खिलाफ है, तो दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसलिए एनजेएसी को भी उन्होंने गलत बोल दिया था, तो ये दोनों हटा दिए गए थे। चंपकन दोराईराजन केस तो 1951 का, तो उसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर आया ही नहीं था, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। एक्चुअली हमने इसका आंसर दिया आपको 60 का भी, आप करेक्ट करके इसको ए करिए। एनजेएसी में ये बोला था कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी के खिलाफ है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 61, if India acquires a foreign territory, then all the resident of that territory automatically become Indian citizen? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बनते, देना पड़ता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं होता, देना पड़ता है सिटीजनशिप उन लोगों को। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अ माइनर विल ऑल्सो लूज इंडियन सिटीजनशिप इफ हिज हर पेरेंट्स रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। ये बात सही है, अगर कोई बच्चा 18 साल से कम एज का है और उसके पेरेंट्स ने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी, तो उस बच्चे की भी इंडियन सिटीजनशिप एक्चुअली चली जाती है। तो ऐसे में बच्चा क्या करे, जब बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाए, 18 साल से बड़ा हो जाए, तो फिर आके चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप ले ले। तो ये बात सही है। ठीक, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप केम इनटू फोर्स विद द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। नहीं, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप की बात है वो सारे आपके आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक मेंशन्ड है। कौन से पार्ट में, फंडामेंटल राइट से पहले वाले पार्ट में। दैट मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है उसमें आर्टिकल 5 to 11 जो है सिटीजनशिप से रिलेट करते हैं। लेकिन ये आपको जान के थोड़ा सा ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि इसके सारे प्रोविज़न उसी टाइम नहीं आ गए थे। जब इंडिया आज़ाद हुई तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जनवरी 26, 1950 को इंडिया का सिटीजन कौन माना जाएगा, यही सारी बातें आपके आर्टिकल 5 से 11 में लिखे। समझे, जनवरी 26, 1950 को इंडिया का सिटीजनशिप किसको, मतलब इंडियन सिटीजन किसको माना जाएगा, ये सारे प्रोविजन आपके 5 to 11 में मेंशन्ड है। स्टैटिक चीजें रह गई। जनवरी 26, 1950 को इंडियन सिटीजन कौन माना जाएगा, बस इतना लिखा हुआ 5 to 11 में।
सो फिर उसके बाद की एक्विजिशन कैसे होगा, सिटीजनशिप का लॉस कैसे होगा, इसके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में लाया गया, जिसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट ना, सॉरी सिटीजनशिप, देखिए अमेंडमेंट होता भूल जा रहा हूँ। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955 में। और ऐसा नहीं कि उसमें आज अमेंडमेंट की गई है, उसमें कई बार पहले भी अमेंडमेंट की गई थी, समझे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस सिटीजनशिप के बारे में जो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल नंबर 5 से 11 में, उसमें बस ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का सिटीजन कौन माना जाएगा। बाकी लॉस, रिनाउंस करना, गेन करना, एक्विजिशन करना, ये सारा कुछ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आता है, जिसको कई बार अमेंड किया गया था। अभी रिसेंटली भी किया गया है कि बाहर के कुछ शरणार्थी आए तो उनको दिया जाए, लेकिन कुछ रिलीजन को अलाउड है, कुछ को नहीं अलाउड है। सो दैट मीन्स कि थर्ड जो स्टेटमेंट है कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भले बोल सकते थे, ऑल द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप केम इनटू फोर्स विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को सब आ गया था, नहीं सिटीजनशिप एक्ट फिर क्यों आता? तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट मीन्स कि आपका आंसर क्या होगा? 61 का ओनली बी होगा, मतलब 2 ओनली। 62 का क्वेश्चन इजी भी है, टफ भी है। टफ इसलिए कि थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। तो जो अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप एक्ट में अभी, वो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने किया। उन्होंने क्या बोला कि कुछ कम्युनिटीज, राइट, उसमें आपकी मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है, तो कुछ कम्युनिटीज, हिंदू वगैरह, बाकी सिख वगैरह जो भी हैं, अगर वो इंडिया में बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भी आ गए हों एक पार्टिकुलर टाइम पे, उनको भी इलीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा। इट एग्जेम्प्ट्स, मतलब छूट देता है सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, आसपास की जो कंट्रीज हैं बताई हुई हैं आपको, सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज हु एंटर्ड इंडिया इवन विदाउट द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ये बात इसमें दी हुई है। और साथ ही साथ जो कोई ऐसा इंसान घुस गया तो उसके लिए एक और एक्ट अप्लाई होता है, वो है पासपोर्ट एक्ट, क्योंकि आप पासपोर्ट के बिना आए हो, 1920। और चूंकि आप फॉरेनर हो तो फॉरेनर एक्ट 1946 भी अप्लाई होता है। इन दोनों में कोई ट्रेसपास करके आता है तो उस पर क्या होता है? पेनल प्रोविजन होता है, पनिशमेंट दी जाती है। तो साथ ही साथ सिटीजनशिप एक्ट 2019 में ये भी बोला गया अमेंडमेंट में कि ऐसा कोई इंसान आ गया तो पहले तो जो है उसको हम इलीगल माइग्रेंट मानेंगे नहीं। दूसरा, पासपोर्ट एक्ट 1920 के वायलेशन पे जो पनिशमेंट होती है और फॉरेनर एक्ट 1946 के वायलेशन पे जो पनिशमेंट होती है, उसके जो पेनल कंसिक्वेंसेज है वो भी हम नहीं देंगे, तो पनिशमेंट भी नहीं होगी। लेकिन इस बात का नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसके रूल में, आपकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट में एनआरसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और एनआरसी तो किया भी नहीं है। तो इनफैक्ट वो भी ग्राउंड पे शायद इंप्लीमेंट नहीं हुआ। खैर, तो जो इसमें थर्ड वाला है, थर्ड वाला रॉन्ग है। एनआरसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसको कॉन्सेप्चुअली आप डिराइव करें तो कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है, उसके कोई रूल्स में नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स कि 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 63 क्वेश्चन जो है पूरा फैक्चुअल है। अब इसमें पेयर दी हुई हैं, सीधे सीधे स्केड्यूल है, लेकिन थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाया हुआ है। सेकेंड स्केड्यूल, 5th स्केड्यूल, 8th स्केड्यूल। तो हम 3 स्केड्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकेंड वाला, 5th वाला और लास्ट में 8th वाला, और देखेंगे कि मैचिंग सही है कि नहीं है। जब आप सेकेंड स्केड्यूल को देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ प्रोविजन है इमोल्यूमेंट, अलावेंस, प्रिविलेज, सो ऑन, सारे कुछ लोगों के लिए। लेकिन उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है देखिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट के लिए फिर वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने कौन? गवर्नर है। इनके इमोल्यूमेंट, अलावेंस सब कुछ इंक्लूड है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके अलावा कौन? लोकसभा के स्पीकर का भी और डेप्यूटी स्पीकर का भी, ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं। 3 लाइन बन गई, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। तो फिर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होगा। चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट हो गए ना, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी हो गया। तो दोनों जगह के हो गए, दोनों सदन के लोग, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, प्रेसिडेंट हो ही गए, गवर्नर हो ही गए, तो सारे तो हो गए। और कौन है इसके अलावा? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। इतना ही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी आते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेज का भी 7th शेड्यूल में है, राइट। उसको हालांकि चेंज करके लॉ फिर बनाया गया, इमॉल्यूमेंट वगैरह को चिंता मत करिए। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज भी हैं। तो स्टेट लेवल, यूनियन लेवल दोनों के लोग हैं, है ना।
इनके अलावा एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CAG कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर आप अलग से आप याद रख लें कि CAG इंक्लूडेड है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बाकी सारे इस तरह के प्रतिष्ठा वाले पद हैं, राइट। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, साथ में एक CAG लगा हुआ है क्योंकि CAG एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इलेक्शन कमीशन के से, मतलब पावरफुल चीज़ होती है। तो सेकेंड शेड्यूल में इमॉल्वमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, नॉट। व्हाट अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल? फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज जहाँ पे हैं ट्राइब्स ओवरऑल, और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उनके जो प्रोविजन है वो फिफ्थ शेड्यूल में। और लोग इसको कंफ्यूज करते हैं किससे? सिक्स्थ शेड्यूल से। सिक्स्थ शेड्यूल में भी प्रोविजन है इसी तरह के ट्राइबल एरियाज के, लेकिन वो बस स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए कहाँ पे? सिक्स्थ शेड्यूल में। और ओवरऑल किसी भी, जैसे झारखंड के ट्राइबल के लिए, उत्तर प्रदेश में ट्राइबल हैं, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, इनके लिए कहाँ पे? फिफ्थ शेड्यूल में। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, रिवर्स किया हुआ है, ये सिक्स्थ शेड्यूल में आएगा। एंड व्हाट अबाउट द एट्थ शेड्यूल? एट्थ शेड्यूल में मैं बोल रहा हूँ कि खासी इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन। PT 365 में मैंने आपको सारे पढ़ाए थे ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट्थ शेड्यूल में कौन कौन से 22 लैंग्वेज थे। मैंने आपको अमेंडमेंट भी पढ़ाए थे। देखिए एट्थ शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, उसमें से आपकी 14 लैंग्वेज की बात करें तो चलिए मैं उनको भी काउंट नहीं करता हूँ, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। बट आप इतना समझिए कि 14 के बाद उसमें लैंग्वेजेस जुड़ी हैं, तो 14 लैंग्वेजेस जो हैं। बाद में उसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1967, तो वहाँ कुछ लैंग्वेजेस जुड़ी। फिर बाद में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, तो वहाँ लैंग्वेजेस जुड़ी। और लास्ट में फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने क्या किया? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2003 में, तो वहाँ लैंग्वेजेस जोड़ी गई, ठीक है। और अगर रीनेमिंग की बात करें तो पहले जो ओडिया थी, ओडिया, इसको रीनेम कर दिया गया 2011 में UPA गवर्नमेंट के दौरान, और इसको क्या कर दिया गया? ओडिया। और ये कब किया गया? 96th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो एट्थ शेड्यूल में खासी नहीं है ना, खासी लैंग्वेज नहीं है। बोडो है, उस एरिया से असमीज भी है, बोडो भी है, खासी नहीं है, ठीक है। गारो खासी जानती है जो ट्राइब सुन रहे हैं ना, तो वो नहीं है, मेघालय वाली आई मीन। तो ये रह गया आपका एट्थ शेड्यूल वाला, ये सही नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल वाला सही नहीं है, ये भी सही नहीं। तो 63 का आंसर क्या होगा बताइए? 63 का आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट 64 में। कौन सी झूठी बात है? ठीक है, गंदी बात नहीं, झूठी बात पूछी जा रही है, ठीक है। इसमें से क्या गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द इमॉल्वमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं तो अभी आपको पूरा सेकेंड शेड्यूल पढ़ाया यार, वहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ था? CAG था। तो ये बात सही है कि नहीं है? हम ये बोल रहे हैं कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निगेटिव चीज़ें होती है ना स्टेटमेंट, उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में भी देखते हैं, तो उनको तोड़ के देखिए। हमें पहले ये देखना है कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द इमॉल्वमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बात सही है कि नहीं? सही बात है, ये बात सही है। लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या पूछा? नॉट करेक्ट, हमें रॉन्ग बताना है। तो ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है, ये आंसर में नहीं आएगा, दिस इज गोइंग अवे, आंसर में नहीं आएगा। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द CAG। देख लेते हैं थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द यूनियन मिनिस्टर के ओथ एंड अफर्मेशन, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के ओथ एंड अफर्मेशन, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, CAG का ओथ अफर्मेशन जो है थर्ड शेड्यूल में। इसके अलावा स्टेट के मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर, उनकी भी बात हो रही है। द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पिछली बार की तरह, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट पिछली बार की तरह, यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट जो जा रहे हैं उनके लिए भी, कैंडिडेट जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी, ये सारे लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे का जो ओथ है अफर्मेशन। अच्छा, ओथ अफर्मेशन में क्या फर्क होता है? ओथ आप बोलते हैं ना, जो गीता की कसम खा रहा हूँ, कुरान की कसम खा रहा हूँ, तो ये ओथ हो गया। लेकिन कोई मान लीजिए कि नॉन बिलीवर है, जिसका गॉड में बिलीफ नहीं है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, वो अफर्मेशन करेगा, अफर्मेटिव एक्शन। मैंने ये बोला, ठीक, विदाउट कोई रिलीजियस कॉनोटेशन के अगर कोई हम कसम खा रहे हैं तो वो अफर्मेशन होता है। जब रिलीजियस पे बेस्ड होता है, गीता कुरान की कसम खाते हैं, तो उसको ओथ बोलते हैं। यही दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। कोई एथियस्ट है जिसको बिलीव नहीं करना, उसके लिए है। तो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन। ये डज नॉट डील जो है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट डील्स।
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और हमें क्या रॉन्ग बताना, तो दैट मीन्स कि आंसर 64 का 2 होना चाहिए, राइट। तो 64 का आंसर 2 है क्या, बी है क्या, यस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 65, कम टू द डार्कनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट गुड पीपल गवर्न द कंट्री। ऐसा कौन सा बात है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिएगा तो कॉरिडोर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए कॉरिडोर बिक चुका पूरा, है ना। तो यहाँ भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था कॉरिडोर का, लेकिन बिक गया पूरा। तो मैं अच्छा आदमी नहीं रहा, तो गुड पीपल डजंट गवर्न और नॉट गवर्न, तो गुड पीपल का मेंटालिटी है यार, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गिव्स द पीपल राइट अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी ऑफ द स्टेट। स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, ये वर्ड का खेल आ गया। लोगों को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये मीनिंग होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गिव्स यू द फंडामेंटल राइट एंड एवरीथिंग अगेंस्ट द स्टेट सो दैट द स्टेट डज नॉट ग्रो सो मच दैट यू आर ओवरपावर्ड, गिव्स यू द राइट अगेंस्ट द स्टेट, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब स्ट्रिक्ट एडरेंस नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाई सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज। सही बात है, कुछ फंडामेंटल लॉज है जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को लिमिट करते हैं, लाइक लिमिट क्रॉस कर गए तो फिर रोक दिया जाएगा। इनफैक्ट एक लेवल पे तो ये है कि एकदम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पार्लियामेंट करे तो प्रेसिडेंट के पास, पता है आपको एक आर्टिकल है, प्रेसिडेंट के पास राइट है आर्टिकल से कि वो आपके पार्लियामेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते, पता है, ऐसे भी चीज़ें हैं। तो ये तो सही है, ठीक। तो करेक्ट पूछा ना, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, डी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही डाल दिया, अनरिलेटेड है। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाय द वे इसका आंसर 1 2 3 4 है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपका नॉर्वे भी, आपको पता है, नॉर्वे भी है, जापान तो है ही, ठीक, कनाडा भी है, पता है आपको, ठीक, और इसके अलावा बेल्जियम भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यूएसए ना ना ना, यूएसए नहीं है। 66 का आंसर डी होगा, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। 67, which of the following statements is or are correct? Indian parliamentary system is republic in nature while British parliamentary system is monarchical in nature। सही बात है। इंडिया में कोई तानाशाह है कि वो राजा रानी है क्या ऊपर? इंग्लैंड में अभी भी राजा रानी चल रहा है। तो यहाँ पे तो पब्लिक ही, प्रजा ही सब कुछ है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब पब्लिक लास्ट में, ठीक है, पब्लिक ही अल्टीमेट है, ये दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, वहाँ पे सब कुछ पार्लियामेंट वगैरह चलेगा ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट की जगह जो हेड रहेगा वो किंग और क्वीन रहेगा, जो कि इंग्लैंड में है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? फाइनली तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड जनता ही करती है। ये बात तो सही है। तो 67 का फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? इन इंडिया मिनिस्टर्स हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स लाइक ब्रिटेन। नो, इंडिया में जो मिनिस्टर होते हैं ना, कोई काम करते हैं ना, तो फाइनली उस पर जो साइन होता है प्रेसिडेंट या गवर्नर का होता है। तो वो क्या रिकमेंड कर रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपने ऑफिशियल एक्ट में, तो उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके खिलाफ केस लेके नहीं चला सकते। ये प्रिविलेजेज हैं एक तरह के, राइट। इंडिया में मिनिस्टर्स हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑफिशियल एक्ट। ब्रिटेन में है, वहाँ उनको जवाब देना पड़ता है, पता है, अगर कुछ किया तो यहाँ पे नहीं है वो सिस्टम। तो इसका आंसर में 2 तो रॉन्ग होगा, ठीक। इन इंडिया रेसिडुअरी पावर लाइज विद द पार्लियामेंट वेयर एज इन यूएस इट लाइज विद द स्टेट्स। ये बात सही कि नहीं सही हुआ? ये बिल्कुल पता है आपको, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में जो रेसिडुअरी पावर है, जब आपका इंडिया का 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो उसमें जो रेसिडुअरी पावर दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। और जब इंडिया आज़ाद हो गया तो जो रेसिडुअरी पावर है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को दे दी गई है, पार्लियामेंट को दे दी गई है। मतलब कि ऐसी पावर न जो स्टेट लिस्ट में है, न यूनियन लिस्ट में है, न कंकरेंट लिस्ट में, बीच में रह गए, रेसिडुअरी हो गया। तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और यूएसए में कहाँ चला जाता है? स्टेट के पास चला जाता है। स्टेट को काफ़ी फ्रीडम है। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3। कम टू द क्वेश्चन नंबर डार्कनेस 68 क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फीचर्स इन द इंडिया आर। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर जो है बता रहा हूँ। पार्लियामेंट्री फीचर्स क्या है? मेजॉरिटी पावर रूल। ये पार्लियामेंट्री फीचर नहीं है क्या? बिल्कुल है। मेजॉरिटी जिसकी होती है वो रूल करता है, राइट। तो आपके तो वहाँ पे होता है ना, कई बार मतलब दूसरे कंट्रीज में ये हो जाता है कि प्रेसिडेंट का अलग से इलेक्शन होता है ना। और यहाँ पे हमारा तो वही जो पार्लियामेंट जो बनता है वहाँ जिसको मेजॉरिटी आती है वो रूल करता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यस, पार्लियामेंट में जिसकी जो मेजॉरिटी है वही रूल करता है, ये बात सही है, राइट। तो ये एक पार्लियामेंट्री फीचर है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होना ये भी एक पार्लियामेंट्री फीचर है। क्यों?
क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव, राइट। उसके अलावा एक प्रेसिडेंट है जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आप खुद सोचो ना, यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंट क्या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? नो, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एवरीथिंग। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव ये जो है ये भी पार्लियामेंट्री है फॉर्म। मेजोरिटी पावर रूल करता है, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो 68 के तो अभी तक हमने पता कर लिया 1 2 सही है। नाउ वी आर कंफ्यूज बिटवीन 2, सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा भाई, इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है ये क्या है, ये लेजिस्लेचर है, और मोदी गवर्नमेंट इसी के अंदर तो बैठती है। तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट। अरे यार, इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सेपरेशन कहां से हो गया? यूएसए में चलता है, हाउस में किसी और की मेजोरिटी चल रही है, प्रेसिडेंट कहीं और का है, इसीलिए तो वहाँ बिल अटक जाते हैं बहुत। हमारे यहाँ अटकता तो कुछ राज्यसभा में अटकता, लोकसभा में तो नहीं अटकता ना। तो इंडियन सिस्टम जो है उसमें लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव। तो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये इंडिया में कोई मतलब ये पार्लियामेंट्री फीचर नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन मेंटेन रहे, एक एडिक्वेट, लेकिन सेपरेशन होना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट का ये कोई पार्लियामेंट्री फीचर नहीं है, ठीक है। यहाँ दोनों साथ चलते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फीचर होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सीधा सीधा डिफरेंस होता है। सो 68 के आंसर में सी होगा 1 और 2, थर्ड वाला रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे आपके ढेर सारे स्टेट। अगर हम सारे स्टेट को बराबर ट्रीट करें तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा फेडरल, ये एक यूनियन सबको बराबर ट्रीट कर रहा है। लेकिन किसी को कम ज़्यादा दें तो एसिमेट्रिक कहलाएगा। इंडिया में कम ज़्यादा देते हैं क्या? क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर के स्पेशल राइट थे, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल राइट हैं। जो फंडिंग करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह की, उसमें भी अलग अलग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को, हिली स्टेट को ज़्यादा देते हैं। अभी तो सिक्किम पढ़ाया 371F, उसको अलग से राइट्स है। तो इंडिया में तो ये जो है अलग से दिया हुआ। अच्छा, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल में जो आप राइट्स दे रहे हो, अब आप वहाँ पे जो बना के बैठे हो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना के बैठे हो नॉर्थ ईस्ट में ढेर सारे, ये क्या हर स्टेट में क्या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट? कुछ स्टेट में ही है ना, तो एसिमेट्रिक हो गया ना। तो एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर इंडियन सिस्टम में क्या है, कहाँ कहाँ विजिबल है? सम यूनियन टेरिटरीज विथ ए लेजिस्लेचर एंड सम, सही बात है, कुछ यूनियन टेरिटरी में, पौंडीचेरी में और दिल्ली में लेजिस्लेचर है। लेकिन क्या आपके इसमें है, चंडीगढ़ में है? चंडीगढ़ में तो लेजिस्लेचर नहीं है। दादरा नगर हवेली दमन दीव लेजिस्लेचर नहीं है। तो कुछ में लेजिस्लेचर है, कुछ में नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लो ना, लद्दाख में देख लो, नहीं है। तो सम यूनिटीज विथ लेजिस्लेचर एंड सम यूनिटीज विदाउट ए लेजिस्लेचर, दिस इज एसिमेट्रिक फेडरल कैरेक्टर। फेडरल तो बट एसिमेट्रिक है, सबको बराबर ट्रीट नहीं कर रहा है। स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स अभी बता दिया, जम्मू कश्मीर का था 371 में भरा पड़ा है पूरा, कई सारे स्टेट के लिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, बोर्डो वाला एरिया में है, और मुझे लगता है मेघालय में भी है, कई जगह पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाए हुए हैं, तो वो भी है। बट 69 के आंसर में हमें ये समझ में आया कि 1 2 3 तो है। व्हाट अबाउट 4, इमरजेंसी पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? ये कोई एसिमेट्रिक फीचर थोड़े, कई लोग, मैंने इसलिए डाला था, कई लोगों को लगेगा कि यूनियन गवर्नमेंट जो पावरफुल हो जाती है बहुत और स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर चली जाती है फेडरल फीचर में, तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिक। नहीं, एसिमेट्रिक का ये मतलब है कि द रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल फॉर एवरी स्टेट। कुछ स्टेट के लिए वो अलग है, कुछ स्टेट के लिए अलग है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फीचर। यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल हो जाए तो उसको हम लोग फेडरल, मतलब फेडरल कंट्री विथ सेंट्रलाइजेशन बोल सकते हो, या यूनिटरी पावर ज़्यादा बोल सकते हो ना, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आज का अभी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी: सिंगल सिटीजनशिप, ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब इसमें फेडरल फीचर्स कौन है ये बताया जाना है। देखिए, फेडरल फीचर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट को, जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं ना, उनको पावरफुल करते हैं। ये ट्रिक लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो फीचर स्टेट को पावरफुल बनाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के सामने, वो फेडरल फीचर होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट चढ़ न जाए स्टेट पे ऊपर, इसको फेडरल फीचर बोलते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में पूरे कंट्री का, इंडिया का एक ही सिटीजनशिप है, तो इससे स्टेट वीक हो रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है? वीक हो रहा है ना। यूएसए में हर स्टेट का अपना अपना सिटीजनशिप है। जम्मू कश्मीर स्ट्रांग नहीं था जब आपने स्टेट अलग राइट दिए थे, तो फिर
सिंगल सिटीजनशिप मेक्स द स्टेट्स वीकर नॉट पावरफुल, सो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, क्या इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, अगर आप स्टेट का अलग से जुडिशियरी डाल देते हैं तो फिर वो मतलब क्या होता बताइए? वो फेडरल फीचर होता कि नहीं होता? वो स्टेट का अलग से डाल देते तो फेडरल फीचर होता ना, वहाँ पे होता है ना यूएसए में हर स्टेट का अपना अपना जुडिशियरी चलता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट का ये बात तो ऊपर जो जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट इज इंटीग्रेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट वगैरह में भी, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इज नॉट ए फेडरल फीचर, राइट? तो आपकी 70 का आंसर तो एक ही बच रहा है, डी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे हुआ? जब आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेते हो और अब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो स्टेट पावरफुल हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट उसको चेंज करने में परेशान हो जाता है। क्यों? देख लो ना आर्टिकल 368 को, हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया तो अमेंडमेंट करने में भी परेशानी है, थोड़ी सी रिजिडिटी आ गई, स्टेट से पूछना पड़ रहा है, तभी तो जीएसटी बनाने में इतनी परेशानी हुई, तो स्टेट मान ही नहीं रहे थे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर विच इज फेडरल फीचर। अच्छा, व्हाट अबाउट द ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? फेडरल फीचर है? नो, दिस इज नॉट ए फेडरल फीचर, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में सेंटर के पास अल्टीमेट पावर होती है, राइट? अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना सर्विसेज अलग से चल रहे हैं, स्टेट पीएससी अलग चल रहे हैं इंडिपेंडेंट यूनियन गवर्नमेंट से, तो वो फेडरल फीचर है, राइट? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट वाले में करंट अफेयर देखेंगे। थैंक यू सो मच।